नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज दिल्ली में वो हुआ है जिसकी कल्पना खुद अरविंद केजरीवाल ने भी कभी नहीं की थी। आज केजरीवाल अपने सबसे बड़े गढ़ दिल्ली में खुद भी चुनाव हार गए और उनकी पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई। आम आदमी पार्टी राजनीति का एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने निवेशकों को सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए, अपनी छवि चमकाने के लिए खूब विज्ञापन दिए, अपनी बहुत ब्रांडिंग की, वादे भी बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन बाद में यह स्टार्टअप खुद ही दिवालिया घोषित हो गया। दिल्ली के चुनाव के बाद आप सबके दिमाग में आज कुछ बड़े प्रश्न जरूर होंगे। पहला, क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर यहीं तक था? दूसरा, क्या इसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी खतरे में आ जाएगी? तीसरा, अब बीजेपी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किसे बनाएगी? और दिल्ली में कांग्रेस को तीसरी बार 0 सीट मिली है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में और 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। क्या एक नेता के तौर पर, एक लीडर के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन की विवेचना की जाएगी? राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव में 6 वीडियो बनाए जिन्हें उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड किया और इन 6 वीडियोस पर उन्हें कुल मिलाकर 82 लाख व्यूज मिले, लेकिन चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 6 लाख वोट मिले। दूसरी खास बात यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या भले ही 48 और 22 हो, लेकिन कुल वोटों का अंतर 2 लाख से भी कम है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि दिल्ली के नतीजों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खुश हैं। आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी का भी है, क्योंकि जब पिछले साल 4 जून को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली थी, तब देश के लोगों को लगा कि ब्रांड मोदी की चमक कम हो रही है। लेकिन बीजेपी ने इसके तुरंत बाद अपनी कार्यशैली में सुधार किया और पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब दिल्ली को जीत लिया। विपक्षी पार्टियों के लिए बुरी खबर आज यह है कि अब भारत की 72% आबादी और 70% क्षेत्रफल पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का शासन आ गया है। आज सबसे बड़ा विश्लेषण दिल्ली के चुनाव का हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अरविंद केजरीवाल का एक पुराना भाषण सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इनका मकसद यह है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। तो केजरीवाल का अभिमान आप देखिए कि इस जन्म में तो मोदी मुझे नहीं हरा सकते। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो दिल्ली के इन ऐतिहासिक नतीजों में आज 5 बड़े सबक छिपे हुए हैं। पहला सबक तो यही है जो अभी आपने देखा कि सत्ता में रहते हुए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। असल में आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को पिछले इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद यह अहंकार हो गया था कि दिल्ली में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने जो कह दिया दिल्ली की जनता उसे मान लेगी, और यह अहंकार इस बार उन्हें काफी महंगा पड़ा। तो पहली बात तो यही है, और यह हर नेता के लिए सीख है, हर नेता के लिए एक सबक है कि सत्ता में चाहे 5 साल रहो, 10 साल रहो, 15 साल रहो, 20 साल रहो, लेकिन अहंकार मत करो। जनता को कम करके मत आंको और कभी यह मत सोचो कि वो जीते जी हार नहीं सकते। जनता मिनटों में धूल चटा देती है। दूसरा, सत्ता की चमक सरकार के काम से होनी चाहिए, ना कि विज्ञापनों से। यह एक बहुत बड़ी सीख है हर नेता के लिए, और आम जीवन में भी आपके लिए एक लाइफ लेसन है।
वर्ष 2013 से पहले दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार ने 5 वर्षों में अपने विज्ञापनों पर सिर्फ 76 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में ही 1139 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर दिए। केजरीवाल ने विज्ञापनों की इस चमक को असली मान लिया, लेकिन दिल्ली के लोगों ने आज उनकी यह गलतफहमी दूर कर दी। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगभग हर रोज देश के राष्ट्रीय अखबारों में आती थी। फुल पेज ऐड दिए जाते थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाती थी, न्यूज चैनल पर विज्ञापन आते थे। जहां देखो वहां सिर्फ आपको आम आदमी पार्टी के विज्ञापन, उनके होर्डिंग्स और अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिखाई देगा। लेकिन आज के नतीजों से यह पता चलता है कि कोई भी पार्टी सिर्फ विज्ञापनों की वजह से चुनाव नहीं जीत सकती। आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, मीडिया पर कितना भी पैसा लगा लीजिए, एक ना एक दिन यह पैसा आपके काम नहीं आएगा और चुनाव जीतने के लिए विज्ञापन के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। तीसरी सीख यह है कि जनता को मुफ्त की रेवड़ियां तब तक अच्छी लगती हैं जब उन्हें इसके साथ विकास और एक साफ सुथरी सरकार भी मिले। जनता बहुत डिमांडिंग हो चुकी है। जनता चाहती है कि मुफ्त की रेवड़ियां तो मिले ही, बिजली पानी का बिल ना देना पड़े, मुफ्त बस यात्रा भी होनी चाहिए, बाकी सुविधाएं भी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप राज्य में या शहर में और कोई काम ही नहीं करेंगे। आप विकास का और कोई काम करना बंद कर देंगे और सिर्फ जनता को यह कहेंगे कि ये सब चीजें मुफ्त ले लो, बाकी किसी काम की उम्मीद मत करो। चौथी सीख ये कि जनता को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। जनता बहुत बुद्धिमान है, जनता बहुत समझदार है। केजरीवाल ने यह मान लिया था कि आम जनता को ना तो प्रदूषण की कोई समझ है, ना भ्रष्टाचार की कोई समझ है और ना ही विकास की समझ है। अरविंद केजरीवाल को लगा कि दिल्ली की जनता इन सारे मुद्दों पर कोई ध्यान देगी ही नहीं और मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी जैसी योजनाओं से लोगों की अक्ल पर ताला लगा रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जनता ने केजरीवाल को गलत साबित कर दिया। केजरीवाल ने सोचा यह था कि जनता के हाथ में पैसा आ जाएगा, मुफ्त की योजनाएं आ जाएंगी और दिमाग पर ताला लग जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने आज उस ताले को अनलॉक कर दिया और ताले को तोड़कर बाहर फेंक दिया। केजरीवाल से सबसे बड़ी गलती यह हुई कि जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगे तो वो जनता के सामने उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए और उन्होंने जनता के भरोसे को बहुत हल्के में ले लिया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि जनता की अदालत में जाकर उन्हें सबसे पहले अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा और जनता उन पर विश्वास कर भी रही है या नहीं। उन्हें लगा कि उन पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया और बस इतना ही काफी है। और पांचवी बड़ी सीख यह है कि दिल्ली के लोग गिमिक्स और पैंतरेबाजी वाली राजनीति को अब समझ चुके हैं। 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के माता पिता व्हील चेयर पर मतदान केंद्र में जाते हुए दिखे थे और उस समय कई लोगों को लगा था कि इससे जनता में केजरीवाल के प्रति एक सहानुभूति पैदा होगी और लोग इस तस्वीर को देखकर पिघल जाएंगे। लेकिन इसका उलट हुआ और इससे पता चलता है कि अब लोग राजनीति के लिए आजमाए जाने वाले पुराने जमाने के इन पैतरों को समझ चुके हैं। लोग समझ जाते हैं कि कौन सी बातें फोटो खिंचवाने के लिए की जा रही हैं, वीडियो बनाने के लिए की जा रही हैं। केजरीवाल कभी टीवी पर खांसते थे, कभी आम आदमी की तरह कपड़े पहनते थे, कभी चप्पल पहनकर सरकारी कार्यक्रमों में पहुंच जाते थे, आम आदमी की तरह गले में मफलर बांधते थे। लेकिन दिल्ली की जनता पर यह पैंतरे इस बार नहीं चले। और सबसे बड़ी बात जो हम लगातार आपको ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जो जनता है, जो 1.5 करोड़ वोटर्स हैं दिल्ली के, ये असल में पूरे नए भारत का एक बहुत शानदार सैंपल साइज है। और दिल्ली की जनता ने जो फैसला सुनाया है वो ये बताता है कि जनता आंख बंद करके सब कुछ बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती और जनता को जब लगता है कि अब काफी हो गया तो फिर जनता अपना फैसला सुना देती है और जनता लाल बटन दबा देती है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हार और जीत में कितने वोटों का अंतर रहा है? यह भी जरा जान लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। आम आदमी पार्टी सिर्फ 1,90,000 वोटों के अंतर से बीजेपी से इन चुनावों में हार गई। देखिए,
अगर आप इस टैली को देखेंगे जो नीचे चल रही है इस समय स्क्रीन के, तो सीटों की संख्या में तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। कहां बीजेपी 48 पर और आम आदमी पार्टी 22 पर, बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप वोटों को देखेंगे तो वोटों में इतना बड़ा अंतर नहीं है जितना बड़ा अंतर सीटों में है। आम आदमी पार्टी को इस पूरे चुनाव में 41,33,000 वोट मिले और बीजेपी को 43,23,000 वोट मिले हैं। दोनों के वोटों की संख्या आप देख लीजिए। और अगर ये 1,90,000 वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाते तो वो दिल्ली में लगातार चौथी बार सरकार बना सकती थी। सिर्फ 1,90,000 वोटों की बात थी, या समझ लीजिए सिर्फ 2 लाख वोटों की बात थी। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी इतने कम वोटों से तब हारी जब दिल्ली में 61 लाख लोगों ने इस बार वोट ही नहीं डाला। यानी कम वोटिंग होने से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ। दूसरा, पहली बार ऐसा हुआ है जब केजरीवाल को हराने में बीजेपी की सबसे ज्यादा मदद कांग्रेस ने ही की है। तो आपने कांग्रेस और बीजेपी को हमेशा एक दूसरे का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे कांग्रेस और बीजेपी मिलकर काम कर रहे हों। कांग्रेस और बीजेपी का यह जॉइंट वेंचर जैसा दिखाई देता है, और यह जॉइंट वेंचर था केजरीवाल के खिलाफ। और दोनों की यह कोशिश थी कि केजरीवाल लगातार चौथी बार सरकार ना बना पाए। चाहते हुए या ना चाहते हुए कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की है, और यह एक ऐसा रीजन था, सामने एक ऐसा दुश्मन था जिसने बीजेपी और कांग्रेस को एक कर दिया। दोनों ही मन यह चाहते थे कि केजरीवाल की वापसी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली है, जिनमें 15 सीटें ऐसी हैं जिस पर उसकी जीत का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है। अगर कांग्रेस के ये वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को मिल जाते, मतलब कांग्रेस ने ये वोट न काटे होते, तो बीजेपी 48 सीटों की जगह 33 सीटों पर सिमट जाती। इसलिए आज बीजेपी को राहुल गांधी का भी थोड़ा धन्यवाद करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी 22 सीटों की जगह 37 सीटों पर जीत जाती, और आम आदमी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत हो जाता अगर कांग्रेस ने ये वोट ना काटे होते। लेकिन कांग्रेस के सहयोग से बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल को इस बार बड़ी आसानी से हरा दिया। आप यह भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को हराने में भी कांग्रेस का ही हाथ है। बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को 4,089 वोटों से हराया, जबकि इसी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले हैं। अगर संदीप दीक्षित के ये वोट केजरीवाल को मिल जाते, या ये सोच लीजिए कि संदीप दीक्षित ने ये वोट न काटे होते आम आदमी पार्टी के, तो वो प्रवेश वर्मा को इन चुनावों में 500 वोटों से हरा सकते थे। यानी केजरीवाल 500 वोटों से जीत सकते थे। लेकिन यहां भी कांग्रेस ने केजरीवाल को बुरी तरीके से हरवा दिया। बड़ी बात यह है कि संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र हैं, और एक जमाने में अरविंद केजरीवाल ने इसी सीट से शीला दीक्षित को हराया था, और आज शीला दीक्षित के पुत्र ने उस हार का बदला ले लिया। वो खुद तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने केजरीवाल को जरूर हरवा दिया। और संदीप दीक्षित को भी सिर्फ 4,000 वोट मिले, लेकिन वो 4,000 वोट केजरीवाल को हराने के लिए काफी थे। इसी तरह दिल्ली में जंगपुरा सीट से बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को 675 वोटों से हराया है, जबकि इसी सीट पर कांग्रेस को 7,350 वोट मिले हैं। अगर बीजेपी को कांग्रेस का यहां पर यह साथ न मिलता तो दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी शायद जमी रहती, लेकिन कांग्रेस के हाथों ने बीजेपी को मजबूत कर दिया, और 15 सीटों पर कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी बीजेपी से हार गई। दिल्ली में बीजेपी को 46%, आम आदमी पार्टी को 43% और कांग्रेस को 6% वोट मिले हैं। तो यह भी आप याद रखिएगा। देखिए, बीजेपी को पिछली बार से 8% ज्यादा वोट मिले हैं, और उसका वोट शेयर
38% से बढ़कर इस बार 46% तक चला गया। आम आदमी पार्टी को पिछली बार से 10% वोट कम मिले हैं और उसका वोट प्रतिशत 53 से घटकर 43% तक रह गया। और कांग्रेस को 2% ज्यादा वोट मिले हैं पिछली बार के मुकाबले और उसका वोट शेयर 4% से बढ़कर 6% तक चला गया। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी के जो 10% वोट कट गए उनमें से 8% वोट तो बीजेपी ने ले लिए और 2% वोट कांग्रेस में चले गए। और इस तरह सबसे ज्यादा वोट हासिल करके बीजेपी 8 से 48 सीटों पर आ गई और आम आदमी पार्टी 62 से सीधे 22 सीटों पर आकर गिर गई। आम आदमी पार्टी राजनीति का एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने निवेशकों को सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए, अपनी छवि चमकाने के लिए खूब विज्ञापन भी दिए, लोगों से वादे भी बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन बाद में यह स्टार्टअप दिवालिया घोषित हो गया। और आज एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल का इस चुनाव के नतीजे के बाद क्या होगा। वो खुद चुनाव हार गए, उनकी पार्टी चुनाव हार गई और यह कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। यह आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा गढ़ था, जहां से आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई थी, उनके सबसे बड़े गढ़ में आम आदमी पार्टी हारी है और अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं। अब आप यह देखिए कि बीजेपी ने यह उलटफेर किया कैसे, यह सब हुआ कैसे। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला, इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की छूट देने से दिल्ली के 70% मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को साधने में बीजेपी को बड़ी मदद मिली। और जैसा हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब 240 सीटें ही मिली थी, उससे बीजेपी ने बड़ा सबक सीखा है और अब बीजेपी जनता के मूड को समझकर फैसला ले रही है। और ये इनकम टैक्स वाला जो फैसला था, ये ऐसा ही था। इनकम टैक्स में जो छूट दी गई उससे बीजेपी को निश्चित रूप से फायदा मिला। दूसरा, बीजेपी ने केजरीवाल के शानदार महल को मुद्दा बनाया और वो दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शीश महल का एक मॉडल लेकर आम जनता के बीच गई और लोगों को बताया कि केजरीवाल ने अपने लिए कितना विशाल भव्य महल बनवाया है। और दिल्ली की जनता को यह अच्छा नहीं लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के नेता ये भूल जाते हैं कि कुछ वर्षों पहले तक वो किस तरह के दावे करते थे, किस तरह की बातें करते थे, किस तरह के वादे करते थे। ये इंटरनेट का युग है, अब लोग भूलते नहीं हैं क्योंकि वो दोबारा जो क्लिप्स हैं वापस आ जाती हैं, वो वीडियोस दोबारा सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और लोगों को याद आ जाता है कि केजरीवाल ने तो कुछ वर्ष पहले ये कहा था कि वो सरकारी बंगला लेंगे ही नहीं। वो तो ये कहते थे कि नेताओं को छोटे छोटे मकानों में रहना चाहिए, उन्हें बंगलों की क्या आवश्यकता है। वो तो ये कहते थे कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा। और केजरीवाल ने सबको बहुत जल्दी भुला दिया, लेकिन दिल्ली की जनता को यह सब याद आ गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि 2013 के बाद 2025 में दिल्ली की जनता की याददाश्त लौट आई। तीसरी बात, दिल्ली में 1700 झुग्गियां हैं, झुग्गी कॉलोनी है, जिनमें वोटर्स की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है झुग्गी झोंपड़ियों में। और बीजेपी ने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले इन वोटर्स के लिए 28 हफ्तों का एक झुग्गी प्रवास कार्यक्रम चलाया। और इस कार्यक्रम के तहत बीजेपी के बड़े नेता झुग्गियों में जाकर रात भर रहे। इन लोगों ने रात बिताई इन झुग्गियों में और पिछले 8 महीनों में आरएसएस और वीएचपी के 20,000 स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं ने झुग्गी बस्तियों के वोटर्स के साथ मीटिंग की हैं, मुलाकातें की हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इन झुग्गियों में जाकर रात में रहे हैं इन लोगों के साथ, जिससे बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ। क्योंकि ये वो वर्ग था जो पहले आंख बंद करके अरविंद केजरीवाल का समर्थन करता था। यह अरविंद केजरीवाल का कोर वोटर था। चौथी बात, दिल्ली में बीजेपी ने वोटों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इस बार नहीं किया। बीजेपी ने इस बार कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया, कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने जो सिविक इश्यूज हैं, खराब हवा, खराब पानी, खराब सड़क और दिल्ली की जो खराब स्थिति है, उसे अपना मुद्दा बनाया और उसी पर फोकस किया। दिल्ली के चुनाव में खराब हवा, गंदा पानी, खराब सड़क और यमुना का पानी, यह सब तो था ही और इसके कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे।
अब मैं आपको बताता हूं कि क्या प्रदूषण दिल्ली में बड़ा मुद्दा बन सकता है। हो सकता है दिल्ली की जनता को प्रदूषण के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, ज्यादा जागरूकता भी ना हो, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में जो ग्रैप 3 लागू होता था या ग्रैप 4 लागू होता था, जब ग्रैप 4 के नियम लागू होते थे तो उससे आम जनता परेशान हो जाती थी, क्योंकि इन नियमों के तहत लोगों को काम पर जाने में परेशानी होने लगी, अपनी गाड़ी सड़क पर निकालने में परेशानी होने लगी, स्कूल धीरे धीरे बार बार बंद हो जाते थे, दफ्तर जाने में, काम पर जाने में परेशानी होने लगी, कंस्ट्रक्शन का काम बात बात पर जब भी प्रदूषण बढ़ता था तो रुक जाता था। दिल्ली की जनता की रोजी रोटी पर इसका असर आने लगा, जिसके कारण उन्होंने इस प्रदूषण के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया और आम आदमी पार्टी को इस बार हरा दिया। बहुत सारे लोग यह भी पूछ रहे हैं कि इस बार दिल्ली में केजरीवाल का मुफ्त वाला कार्ड क्यों नहीं चला। ये मुफ्त की रेवड़ियां जो हैं ये बड़ी मीठी लगती थीं, लेकिन इस बार क्या हुआ? तो इसका कारण यह है कि ये मुफ्त वाली योजनाएं ओटीपी की तरह होती हैं। जैसे ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जिसे हम कहते हैं ओटीपी, ये योजनाएं वन टाइम पासवर्ड की तरह होती हैं जो एक ही चुनाव में चलती हैं, एक ही बार इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक उसी तरह से इन योजनाओं के सहारे एक बार ही चुनाव जीता जा सकता है और केजरीवाल इन योजनाओं का ओटीपी पिछली बार के चुनाव में इस्तेमाल कर चुके थे और ये ओटीपी अब एक्सपायर हो गया था। तो ये भी देश के तमाम नेताओं के लिए और पार्टियों के लिए एक सीख है कि ये जो योजनाएं होती हैं जिसमें जनता को, वोटर्स को कुछ नई चीजें दी जाती हैं, जिन्हें हम मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं, ये ओटीपी की तरह है, वन टाइम पासवर्ड। एक बार तो ये चुनाव जिता सकती हैं, लेकिन दूसरी बार नहीं। दूसरी बार आपको कुछ और नया करना पड़ेगा, कुछ और नया और बड़ा करना पड़ेगा जो केजरीवाल नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि एक बार ये योजनाएं चला दी और जीवन भर इन्हीं योजनाओं के नाम पर वो खाते रहेंगे और सत्ता में बैठे रहेंगे। लेकिन ये योजनाएं ओटीपी निकली, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद एक्सपायर हो गई। और जब उन्होंने वही पुराना मुफ्त का कार्ड चला तो ये ओटीपी केजरीवाल के काम नहीं आए और केजरीवाल ये चुनाव हार गए। आज के चुनावी नतीजों का सबसे सरल विश्लेषण तो यही है कि अब दिल्ली के दिल में बीजेपी का डबल इंजन है। बीजेपी डबल इंजन की तरह दिखाई दे रही है लोगों को, और इससे पहले दिल्ली की जनता 2013 के बाद से आधे इंजन की सरकार पर चल रही थी और इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और इसमें दिल्ली की बीजेपी की इकाई भी है जो मिलकर डबल इंजन बनेगा। दिल्ली के लोगों ने इस धारणा को तोड़ दिया है कि उन्हें विधानसभा में केजरीवाल और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि लोगों को केजरीवाल चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि केजरीवाल के नाम के सामने लोगों को टिक करना था, या तो टिक करेंगे सही और या फिर क्रॉस करेंगे। बस यही चॉइस थी कि इस बार आप केजरीवाल चाहते हैं या नहीं चाहते, और लोगों ने केजरीवाल की तस्वीर के सामने कांटा लगा दिया कि हम नहीं चाहते। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद बीजेपी की टीम ने दिल्ली में हैट्रिक लगाकर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों को एक बुरा सपना साबित कर दिया है। और इस हैट्रिक से यह स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ जो एक माहौल बनाया गया था, जो कहा गया था कि ब्रांड मोदी की चमक अब कमजोर पड़ रही है, फीकी पड़ रही है और इसीलिए बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, यह माहौल टेम्परेरी था। और बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के बाद अपनी कार्यशैली में, अपनी समझ में, चुनाव लड़ने के अपने तरीकों में जबरदस्त बदलाव किया है, जबरदस्त उसमें सुधार किया है और बीजेपी ने अपनी गलतियों को तुरंत ठीक कर लिया। बीजेपी बाकी पार्टियों से अलग इसीलिए है क्योंकि वो अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीख लेती है और पुरानी जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो अपनी गलतियों को सुधारती नहीं है लंबे समय तक, बार बार उन्हीं गलतियों को करती रहती हैं। बीजेपी ने वो गलती नहीं दोहराई जो उन्होंने लोकसभा में की थी। इन चुनावों में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था। बीजेपी ने यह पूरा चुनाव अकेले ब्रांड मोदी के सहारे लड़ा, मोदी की गारंटी के सहारे लड़ा और इस जीत के बाद अब देश में ब्रांड मोदी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता ऐतिहासिक रूप से बढ़ गई है। अब मोदी के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है और आज से भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें होंगी। अब देश की 72% आबादी पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारों का शासन है और सिर्फ 28% आबादी पर विपक्षी दलों की सरकारें अब बची हैं। भारत के नक्शे को अगर आप देखेंगे तो आप देख लीजिए बीजेपी ने कैसे इस नक्शे पर धीरे 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 अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने शुरू कर दिए। सातवीं बात, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने आरएसएस के साथ अपने समन्वय को और अपने संबंधों को सुधारा है और आरएसएस की मदद से बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के इस किले को ढहाया है। किसी भी विपक्षी पार्टी और बीजेपी के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है जमीन पर काम करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता और जमीन पर बीजेपी को मिलने वाला आरएसएस का समर्थन। जिस दिन आरएसएस का यह समर्थन हट जाएगा उस दिन बीजेपी भी कांग्रेस की जैसी नजर आने लगेगी या किसी और पार्टी की तरह नजर आने लगेगी। लेकिन संघ का जो जबरदस्त नेटवर्क है जमीन पर, ग्राउंड पर, उसका फायदा बीजेपी को हमेशा से मिलता है और इस चुनाव में भी उसका फायदा बीजेपी को मिला है। और यह बीजेपी का एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है क्योंकि आरएसएस का ये जो नेटवर्क है ये और किसी पार्टी के पास ऐसा नेटवर्क है ही नहीं। आठवीं बात, बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ स्तर की प्लानिंग से जीता है। अब प्लानिंग देखिए जरा बीजेपी की। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हर वर्ग के बड़े और प्रभावशाली लोगों से व्यक्तिगत रूप से जाकर मुलाकात की। ये विभिन्न जातियों के नेताओं से मिले, गांव गांव जाकर गांव के सरपंचों से मिले, वकीलों से मिले, वकीलों के जो लीडर हैं उनसे मिले, डॉक्टरों से मिले, कॉलेज के प्रोफेसर से मिले, ऑटो वालों से मिले, मजदूरों के नेताओं से मिले और दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपतियों से मिले। और बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने इन सारे लोगों से मुलाकात करके उन्हें समझाया कि कैसे उन्हें बीजेपी को वोट देना चाहिए। जैसे दिल्ली के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे कहा गया कि आपके कंपनियों में, आपकी फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं उनसे आप कहिए कि वो बीजेपी को सपोर्ट करें। आप अपने दोस्तों को फोन लगाइए, हमें वो सूची भेजिए कि आपने अपने किन किन दोस्तों से ये कहा है, सिफारिश की है बीजेपी की कि आप बीजेपी को वोट कीजिए। लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि आप 100 लोगों को फोन करेंगे, आप 200 लोगों को फोन करेंगे। ऑटो वाले नेताओं को कहा गया कि सारे जितने ऑटो रिक्शा चालक हैं सबको आप बुलाकर कहेंगे कि बीजेपी को वोट करना है। वकीलों के नेताओं से कहा गया कि सारे वकीलों को इकट्ठा कीजिए ताकि सारे वकील हमें वोट करें, सारे डॉक्टर हमें वोट करें। एक एक करके सबकी जिम्मेदारी लगा दी गई। केजरीवाल कहते थे कि उनके खिलाफ बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन वो ये बात भूल गए कि बीजेपी असल में केजरीवाल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी दिल्ली की जनता को यही विकल्प दे रही थी कि केजरीवाल के चेहरे पर आप कांटे का निशान लगा दीजिए, केजरीवाल को आप रिजेक्ट कर दीजिए। आज के नतीजे ये भी बताते हैं कि समय से बड़ा कोई नहीं होता। समय का जो चक्र है ये घूमता रहता है। व्यक्ति, नेता अहंकार में चले जाते हैं और उन्हें समय के इस चक्र के घूमते हुए पहिए दिखाई नहीं देते। वर्ष 2013 में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली की सीट से उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था और आज 12 साल बाद इसी सीट से 47 वर्ष के प्रवेश वर्मा ने 56 वर्ष के अरविंद केजरीवाल को ठीक वैसे ही हरा दिया जैसे शीला दीक्षित को यह हार मिली थी। और ये अरविंद केजरीवाल के पूरे जीवन में उनकी दूसरी हार है। पहली बार वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की लोकसभा सीट से केजरीवाल को 3,71,000 वोटों से हराया था और आज वर्ष 2025 में दूसरी बार केजरीवाल हारे हैं जब प्रवेश वर्मा ने उनके गढ़ नई दिल्ली से ही उन्हें 4,000 वोटों से हरा दिया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। जब प्रवेश वर्मा ने यह लड़ाई शुरू की थी आज से कुछ हफ्ते पहले और कहा था कि वो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो लोग कहते थे कि यह आत्महत्या करने जैसा है। प्रवेश वर्मा का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतने बड़े नेता हैं कि उन्हें उनकी सीट से हराना लगभग असंभव है। लेकिन प्रवेश वर्मा ने यह काम करके दिखा दिया। लोगों की कल्पना से परे था, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए अगर आज आप पूरे दिल्ली के चुनाव को देखें तो प्रवेश वर्मा सबसे बड़े जायंट किलर हैं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस हार के बाद अब केजरीवाल का क्या होगा। केजरीवाल एक क्रांति का वादा लेकर भारत की राजनीति में आए थे कि मैं क्रांति कर दूंगा,
तो क्या यह क्रांति समाप्त हो चुकी है? यह क्रांति तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अब केजरीवाल का जो स्टार्टअप था, जो इस क्रांति को लाने वाला था, ऐसा लगता है कि वो भी समाप्ति की ओर है। वैसे तो राजनीति में कहते हैं कि कल क्या होगा कोई नहीं कह सकता। किसी भी पार्टी को रूल आउट करना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग कम बैक जरूर करते हैं। लेकिन केजरीवाल का जो मामला है ये थोड़ा अलग है। केजरीवाल के पास अब कोई संवैधानिक पद नहीं रहेगा और ना ही वो वर्ष 2028 से पहले राज्यसभा के भी सांसद बन पाएंगे। अब ना वो विधायक है, ना वो सांसद हैं और ना ही उनके पास कोई भी संवैधानिक पद रहेगा। पंजाब में राज्यसभा के चुनाव वर्ष 2028 में होंगे और तब वो शायद पंजाब से राज्यसभा में आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतने नंबर्स हैं। लेकिन 2028 तक क्या पंजाब में भी उनकी सरकार रहेगी? और दिल्ली में वर्ष 2030 में राज्यसभा के चुनाव होंगे और इसलिए केजरीवाल को अब सिर्फ आम आदमी पार्टी का संयोजक बनकर ही रहना होगा और यह पद भी उनके पास कितने दिन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसी जो छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दल होते हैं, इन्हें सत्ता का ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। अगर सत्ता का ऑक्सीजन इन्हें ना मिले तो इनकी सांस उखड़ने लगती है और सांस लेना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए सत्ता की सप्लाई जैसे ही गई, वैसे ही ये पार्टियां संघर्ष करने लगती हैं। शराब घोटाले में ईडी ने, यह बात शायद देश के लोगों को नहीं पता होगी या किसी ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना लिया है। यानी कि पार्टी भी आरोपी है। और अगर ईडी अदालत में यह साबित कर देती है कि जो शराब घोटाले का पैसा है उससे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उससे चुनाव जीत रही थी और आम आदमी पार्टी अदालत में दोषी साबित हो जाती है, तो यह पार्टी भी समाप्त हो जाएगी और केजरीवाल के पास यह संयोजक का पद भी नहीं रहेगा। यह भी वक्त की बात है। यह तो अदालत के ऊपर है कि क्या होता है, लेकिन यह पहली बार है भारत की राजनीति में जब किसी घोटाले में एक पार्टी को आरोपी बनाया गया है। ऐसी स्थिति में केजरीवाल अभी जिस सरकारी बंगले में रह रहे हैं वो भी उन्हें खाली करना पड़ सकता है। इन नतीजों से यह भी स्पष्ट हो गया कि अब केजरीवाल की उस शीश महल में वापसी कभी नहीं होगी जिस पर उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया था। असल में यह शीश महल केजरीवाल के लिए बड़ा अशुभ रहा और वो इसमें कभी रह ही नहीं पाए। पहले उन्हें जेल जाना पड़ा और अब वो चुनाव हार गए। तो कोई कोई चीज ऐसी होती है, कोई गलती कई बार नेताओं से ऐसी हो जाती है कि वो गलती बहुत भारी पड़ती है और केजरीवाल से ये बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने ये सोचा कि वो अपने लिए एक शानदार महल बनवाएंगे और उसमें वो रहेंगे। इससे उनका जो वोटर था वो भी बड़ा नाराज हुआ। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि बीजेपी जिस नेता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी, क्या वो मुख्यमंत्री इसी शीश महल में जाकर रहेगा? और इस शीश महल का अब आखिर होगा क्या? इसमें कौन रहने वाला है और क्या इसकी भी अब अलग से कोई जांच कराई जाएगी? पिछले साल केजरीवाल ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था कि अब वो दोबारा मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब दिल्ली की जनता चुनाव में उन्हें वोट देकर शराब घोटाले के आरोपों से मुक्त कर देगी और अगर जनता उन्हें जेल में देखना चाहती है तो वो बीजेपी को वोट दे सकती है और अगर जनता ने उन्हें वोट दिया तो इसका मतलब यह है कि जनता उन्हें ईमानदार मानती है, उन्हें बेकसूर मानती है और तब उन्होंने खुद जनता को यह चुनौती दी थी कि आप मुझे बेकसूर मानते हैं तो मुझे वोट दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल चला जाऊं तो बीजेपी को वोट दीजिए। और देखिए, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट दे दिया और केजरीवाल को यह बता दिया कि वो केजरीवाल को दोषी मानती है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। देखिए, इसी को ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं और जो लोग राजनीति में हैं
जो राजनीति करते हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें इसी ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहना चाहिए, इसी अहंकार से बचकर रहना चाहिए। और कितना अहंकार था केजरीवाल को कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि उन्हें पूरा यकीन ही था कि दिल्ली की जनता उन्हें बेकसूर मानती है और दिल्ली की जनता अगली बार भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसके 48 यानी 69% उम्मीदवार चुनाव हार गए और इनमें कई बड़े बड़े नेताओं के नाम भी हैं। देखिए, जब जनता किसी पार्टी को रिजेक्ट करती है, किसी बड़े नेता को रिजेक्ट करती है, तो फिर वो उस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को लाइन से हराना शुरू कर देती है। नई दिल्ली सीट से खुद अरविंद केजरीवाल 4000 वोटों से हार गए। जंगपुरा सीट से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 675 वोटों से हार गए। ग्रेटर कैलाश से एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज 3000 से ज्यादा वोटों से हार गए। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती 2100 वोटों से हार गए और शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन, जो कि घोटाले के आरोप में जेल में रहकर आए हैं, वो भी 21000 वोट से हार गए। इनमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कुछ समय पहले तक जेल में थे और बाद में जमानत पर बाहर आकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा था। और देखिए, तीनों को ही दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया और तीनों को यह बता दिया कि आप चाहे कुछ भी कहें अपने भाषणों में, दिल्ली की जनता उन्हें दोषी मानती है। दिल्ली की जनता घोटालों के जो आरोप लगे हैं उन्हें सही मानती है और इसीलिए दिल्ली की जनता ने तीनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे आपको यह पता चलता है कि जनता बहुत बुद्धिमान होती है, जनता सब देखती है, जनता को सब पता होता है और दिल्ली की जनता ने यह बता दिया कि कब उनका ये ब्रेक पॉइंट आ गया, जिसके बाद उन्होंने ये तय किया कि अब वो और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बीजेपी की तो बात हो गई, केजरीवाल की बात भी हो गई। एक तीसरी पार्टी भी है जिसके सीटों की संख्या अदर्स के बराबर है। ये स्क्रीन जब आप देखेंगे तो इसमें देखिए 22, 48, 0, 0। जो अन्य दल हैं वो भी 0 पर हैं और कांग्रेस जो है वो भी 0 पर है। हो सकता है अगली बार जब दिल्ली में चुनाव होगा तो कांग्रेस को जो अदर्स हैं यानी अन्य दलों में ही डाल दिया जाएगा और अन्य दलों का जो एक अलग सेगमेंट आएगा, जो अलग टेबल आएगा, उसी में कांग्रेस को भी डाल दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है। आज कांग्रेस ने भी दिल्ली में एक नया रिकॉर्ड बनाया है और एक नई हैट्रिक लगाई है। वर्ष 2015 फिर 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली में कांग्रेस को 70 में से एक भी सीट नहीं मिली। ये तीसरी बार है जब कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। पीछे के 2 चुनाव में भी 0 और इस बार भी 0। और सोशल मीडिया बड़ा क्रिएटिव होता है और देश की जनता जो है किसी को भी बख्शती नहीं। तो सोशल मीडिया पर आज एक मीम वायरल हो रहा है जिसमें पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट की जगह राहुल गांधी खड़े हैं और कह रहे हैं कि सर 0 चेक कर लीजिए। जैसे आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट आता है, वो मीटर आपको दिखाता है और कहता है कि 0 चेक कर लीजिए, 0 ही है। ऐसे ही राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 0 चेक कर लीजिए, यानी उनकी पार्टी की जो टैली है वो 0 है, चेक कर लीजिए 0 ही है, 0 से ऊपर नहीं है। कांग्रेस ने इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त कराने का अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पिछली बार कांग्रेस की 63 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, 70 में से 63 सीटों पर, और इस बार उसकी 70 में से 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी ने दिल्ली में कुल मिलाकर 8 रैलियां की थी और इनमें 34 विधानसभा सीटों को उन्होंने कवर किया था, लेकिन इन 34 में से 31 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आज एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी के इस प्रदर्शन की विवेचना की जाएगी? क्या उनसे कभी यह सवाल कोई पूछेगा उनकी पार्टी में कि भाई आपके प्रदर्शन का क्या हुआ? आप लगातार इतना खराब प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि इस हार की जिम्मेदारी वो कब लेंगे? क्योंकि जब वो पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, तब कांग्रेस उन सीटों पर कैसे हार सकती है जहां राहुल गांधी ने ये रैलियां की हैं? अगर राहुल गांधी किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते होते, राहुल गांधी भारत की क्रिकेट टीम में खेलते होते,
हॉकी की टीम में खेल रहे होते और उनका स्कोर लगातार एक के बाद एक मैच में ऐसे ही चलता रहता, अगर राहुल गांधी एक के बाद एक 3 सीरीज में एक भी रन ना बनाते तो क्या उन्हें टीम में रखा जाता? राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनावों पर 6 वीडियोस बनाए थे। आपने देखा होगा आजकल राहुल गांधी वीडियोस बहुत बनाते हैं, शूटिंग बहुत करते हैं। तो दिल्ली के चुनावों पर उन्होंने कुल मिलाकर 6 वीडियोस बनाए, जिन्हें अकेले यूट्यूब पर 82,76,76,000 व्यूज मिले। तो उनके वीडियोस को 82 लाख लोगों ने देखा है, या आप कह लीजिए 82 लाख व्यूज उनके वीडियोस को मिले यूट्यूब पर। यह आंकड़ा दिल्ली में कांग्रेस को मिले 6 लाख वोटों से 76 लाख ज्यादा है। तो सोचिए, व्यूज तो मिले हैं 82 लाख, लेकिन वोट मिले हैं 6 लाख। सोचिए, अगर राहुल गांधी इन व्यूज के आधे वोट भी कांग्रेस को दिला देते तो आज दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए राहुल गांधी को आज यह समझना होगा, 2 बातें हो सकती हैं। या तो वो मुद्दे ही गलत उठा रहे हैं, वो मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं, या जनता को उन पर विश्वास नहीं है। और तीसरा, वो वीडियोस तो बहुत अच्छे बना रहे हैं, जनता उनके वीडियोस देख भी रही है, क्योंकि 82 लाख व्यूज बहुत होते हैं। लेकिन व्यूज तो आ रहे हैं, 82 लाख व्यूज आ गए, लेकिन वोट पड़े हैं पूरे दिल्ली में सिर्फ 6 लाख। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी अब भी कांग्रेस को यूट्यूब पर तो बहुत सारे व्यूज दिला सकते हैं, लेकिन वो चुनाव में वोट नहीं दिलवा पा रहे। वर्ष 2024 से लेकर अब तक 3 लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा चुनाव में, 2014 से मैं बात कर रहा हूं, 24 नहीं, 2014 से लेकर अब तक 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं दिल्ली में और 3 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। और इन 6 चुनावों में, 3 लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस का जो स्कोर है वो 0 रहा, और 3 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस एक के बाद एक सिर्फ 0 स्कोर कर रही है। और बड़ी बात यह है कि इतना खराब प्रदर्शन कि आप सोचिए, 2014 के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में कोई सीट ही नहीं जीती, और दिल्ली देश की राजधानी है। ये इतने सारे शून्य कांग्रेस को परेशान ही नहीं कर रहे, और ना ही कोई राहुल गांधी से इसके बारे में सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है। आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी का भी है, क्योंकि जब पिछले साल 4 जून को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली थी, तब बहुत से लोगों को यह लगा कि ब्रांड मोदी की चमक अब कम हो रही है, लोकप्रियता कम हो रही है। लेकिन बीजेपी ने इसके तुरंत बाद अपनी कार्यशैली में सुधार किया, उन कारणों को जाना जिसकी वजह से सीटें कम हुई थी, और पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब दिल्ली को उन्होंने जीत लिया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बीजेपी का दिल्ली जीतने का सपना आज 11 वर्षों के बाद पूरा हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का बड़ा संतोष होगा कि आखिरकार उनके युग में, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार बीजेपी ने दिल्ली को भी जीत लिया। वरना वो प्रधानमंत्री तो हैं 2014 से लेकर अब तक लगातार देश के, लेकिन अपने ही देश की राजधानी को कभी जीत नहीं पाए। संयोग की बात यह है कि वर्ष 1993 से पहले विधानसभा, जब 1993 में दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी बीजेपी ने 49 सीटें जीती थी, और इस बार उसने 48 सीटें जीतकर वापसी की है। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज शाम जीत का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मोदी खुद बीजेपी के दफ्तर गए और उन्होंने 4 बड़ी बातें कही। पहला, दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से अब विकास करेगी। दूसरा, आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ जनता है, जबकि केजरीवाल ने एक बार कहा था कि दिल्ली के असली मालिक वो हैं। तीसरी बात, केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जांच होगी और जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, और यह मोदी की गारंटी है। और चौथा, दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का भी मजाक उड़ाया। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, मोदी जी को जय श्री राम, श्री मोदी जी को जय श्री राम। बदल दिया है दिल्ली दिल से। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर
कर्ज है, इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। इसके अलावा दिल्ली में आज ऐसी सीटों की भी बड़ी चर्चा है जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी 20% या उससे ज्यादा है। ऐसी सीटों की संख्या 12 है, जिनमें से 3 सीटें बीजेपी ने जीती और 9 सीट आम आदमी पार्टी ने। जिस मुस्तफाबाद सीट पर 40% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और 56% आबादी हिंदुओं की है, उस सीट से आज बीजेपी जीत गई। इसके अलावा बीजेपी रिठाला और शादरा की सीट पर भी चुनाव जीती और बाकी की सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही। पहले हिंदू बहुल सीटों पर हिंदुओं के वोट बंटने से चुनाव बीजेपी के लिए फंस जाया करता था, लेकिन इस बार हिंदुओं के वोट नहीं बटे, बल्कि मुस्लिम सीटों पर मुसलमानों के वोट भी बट गए और बीजेपी मुसलमानों के वोट बटने की वजह से इन सीटों पर चुनाव जीत गई। अब आप ये देखिए कि बीजेपी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किसे बना सकती है। इस रेस में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा सबसे आगे हैं। 47 साल के प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और वो इससे पहले 1 बार विधायक और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली में अपने 7 सांसदों में से किसी को मुख्यमंत्री बना सकती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद हैं। बीजेपी की जो संख्या है वो पहले ही बहुत कम है और अपने किसी सांसद से इस्तीफा दिलवाकर उसे मुख्यमंत्री बनाने का जोखिम शायद बीजेपी नहीं उठाएगी। हालांकि कई लोगों को यह भी लगता है कि हो सकता है मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह बीजेपी इस बार भी दिल्ली में कोई सरप्राइज दे सकती है और किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है जिनका नाम शायद आपने या तो सुना ही नहीं होगा या बहुत कम सुना होगा। बीजेपी में ऐसा भी होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने अपने इस तरीके में बदलाव भी किया है। याद कीजिए, महाराष्ट्र में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाया। हरियाणा में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, फिर भी बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाया और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब 240 सीटें आईं, उसके बाद से बीजेपी ने भी अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव किया है और उस नाते अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो चांस दिखाई देता है वो इस बार भी
उसी व्यक्ति का दिखता है जिसने अरविंद केजरीवाल को इस बार हराया है। हक तो उसी का बनता है और आगे बीजेपी के ऊपर है, लेकिन प्रवेश वर्मा इस जो रेस है इसमें काफी आगे है। मैंने कमाल नहीं किया, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल है कि दिल्ली वालों ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। जो उन्होंने देश में काम किए, दिल्ली में काम किए, ये कमाल है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का। ये कमाल है हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने दिल्ली में सारे चुनाव की कमान अपने हाथ में ली है। ये कमाल है दिल्ली के पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जी जान मेहनत करी है। और ये कमाल है दिल्ली वासियों का, जिन्होंने एक अच्छी सरकार बनाई है। तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए बीजेपी अभी समय लेगी और पिछली बार महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने काफी समय लिया था और इस बार दिल्ली में भी आप मानकर चलिए कि बीजेपी अगला मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए काफी समय ले सकती है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।